हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सैयद फ़हीम अली और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट नेट जेआरएफ। दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी सी विस्तार से आपसे बात करूंगा। नेट क्या होता है और जेआरएफ क्या होता है। आपकी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी क्यूरियोसिटी है कि सर नेट और जेआरएफ में क्या अंतर है और ये होता क्या है बेसिकली। तो देखिए, मैं छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा। पहला शब्द है एनईटी नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा शब्द है आपका जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यूजीसी के बारे में आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। भारत के अंदर उच्च शिक्षा से संबंधित हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के आपके कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो समस्त यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए जो एक ऑथोरेटिंग बॉडी है उसको हम लोग यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सभी कॉलेजेस के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए पॉलिसीज़ भी बनाती है और ग्रांट्स भी प्रोवाइड कराती है। इन कॉलेजेस के अंदर या इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर आप अध्ययन करवाना चाहते हैं, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी मास्टर्स डिग्री के बाद, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे आपने बैचलर्स किया है जिसके अंदर जैसे आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या आपने देन कुछ भी बीए किया है, तो उसका मास्टर्स कोर्स आपने किया होगा। मास्टर्स डिग्री बैचलर के बाद आपका मास्टर्स डिग्री, तो जिसमें आपका एमए है आपका, या आपने एमलिप कर रखा है, या आपने एमएससी कर रखा है, तो एमकॉम। मास्टर्स के अंदर जो है आपको मिनिमम 55% जो है आपका वहाँ पर एक क्राइटेरिया है, और मास्टर्स के बाद जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसको हम लोग एनईटी कहते हैं, या यानी कि हम लोग कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। केवल मात्र टेस्ट है, आपको लाइफ में एक बार ये टेस्ट जो है आपको क्लियर करना होता है, और अगर आपने कर लिया, इसकी वैलिडिटी जो है आपकी वो लाइफ टाइम है, यानी कि आपको बार बार एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, एक बार आपको नेट करना होता है। और अगर आप मास्टर्स के बाद अगर आपको आगे आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप अध्ययन के लिए आपके पास जो चीज़ बचती है वो आपका पीएचडी है, यानी कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप शोध की दुनिया में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है आप जेआरएफ मिल सकता है आपको। यानी कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप जेआरएफ करेंगे तभी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब रिसर्च होती है तो रिसर्च व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं करता है, वो सोसाइटी के लिए करता है और समाज के लिए करता है। तो दोनों के ही बारे में जो है मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए, पहला यूजीसी एनटीए नेट है और एक आपका जेआरएफ है। दोनों के लिए आपको अलग से एग्जाम नहीं होता, एक ही एग्जाम जो है आपको देना पड़ता है। तो यूजीसी एनटीए नेट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एजेंसी है आपकी। एनटीए तो एजेंसी हो गई आपकी, यूजीसी आपकी बॉडी है आपकी, एनटीए आपकी एग्जामिनिंग बॉडी है, और आप एग्जाम का जो नाम है आपका वो आपका नेट है। तो लिखा हुआ यूजीसी नेट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या आप जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो बनना चाहते हैं किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, तो उसके लिए आपका ये एक एग्ज़ाम है जो कि यूजीसी की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। अब यूजीसी एग्ज़ाम आपका कैसे लेती है, तो यूजीसी ने एक एजेंसी को हायर कर रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं एनटीए कहते हैं, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये कहा गया है कि एक वर्ष में कम से कम जो है 2 बार आपको एग्जाम लेने होते हैं, एवरी 6 मंथ्स, यानी कि हर 6 महीने में आपका एग्जाम होता है, जिसको आप साल का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज मैं इस साल की बात करूंगा, तो ये 2023 है, तो 2 साइकिल काउंट होंगे। पहला साइकिल आपका जनवरी 2023 काउंट होगा, और दूसरा साइकिल जो है आपका वो जून 2023 काउंट होगा। तो इस प्रकार से 2 साइकिल के अंदर, यानी कि एक वर्ष में आपके 2 बार आपके एग्जाम्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति, यानी कि जिसके पास भारतीय व्यक्ति, यानी कि ऐसा स्टूडेंट जिसके पास मास्टर्स डिग्री है, और मास्टर्स डिग्री के अंदर भी एक मिनिमम क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है, तो मिनिमम क्राइटेरिया के साथ जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए अपर हो सकता है। एग्ज़ाम भारत के विभिन्न शहरों के अंदर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, और इसकी जानकारी समय समय पर जो है आपको मिलती रहती है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि हमने आपको बना रखा। अगर आप इस चैनल से जुड़ेंगे तब भी आपको पल पल की जानकारी, यानी कि जो भी आपका एनटीए द्वारा जो स्टेप्स लिए जाते हैं, या जिस किसी भी प्रकार का कब एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम की कैसे आपको तैयारी करनी है, और प्लस आप तो वैसे भी खैर ये चैनल है जहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर जो है आपका लगभग जो है 80 से 90 अलग अलग ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर जो है यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उनमें सभी के अंदर फर्स्ट पेपर जो है हमारा कॉमन है, उस कॉमन पेपर जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको यहाँ पर डिलीवर होता है। डेली बेसिस पे आपकी क्लास होती है जो कि आप देख सकते हैं। खैर, मैं फिलहाल आपसे एनटीए नेट की बात करूँ तो एनटीए, मैंने सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दी कि है क्या। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के बाद देखिए कुछ और चीज़ें, क्योंकि मैंने आपसे आज की वीडियो में आपसे कहा कि मैं समस्त छोटी छोटी आपकी बातें जो है, आपको जो भी सवाल चाहिए मैं करूँगा।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी कि कौन इसको एग्जाम दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जो भी जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट को एग्जाम देने के लिए या जनरल या इसको हम लोग अनरिजर्व भी कहते हैं, इसको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी कहते हैं, हु हैव सिक्योर कितना 55% मार्क्स अगर उसके हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ जो है उसके मास्टर्स डिग्री में है, तो वो इस एग्जाम को जो है आप दे सकता है। ओके, सो देखिए जनरल के लिए मैंने पहला नियम आपको बता दिया। अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है तो फिर दो आपको फायदे ही भाई, जो रिजर्वेशन के बेनिफिट जो आमतौर पे मिलते हैं वो सभी को रिजर्वेशन वालों को मिलने ही है। तो जनरल के अलावा अगर मान लीजिए जनरल नहीं है, सो नेक्स्ट आपका अगला आता है आपका, अगर आप ओबीसी के अंदर हैं या आप एससी यानी कि आपका शेड्यूल कास्ट है आपका, या आपका एसटी जिसमें आप शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या कोई आप पर्सन विद डिसएबिलिटी है, तो भी आप इस एग्जाम के अंदर आपको एक 5% का सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है कि आपको मास्टर्स डिग्री के अंदर कितना मिलेगा, आपको 50% से एटलीस्ट आपने अपना मास्टर्स क्लियर कर रखा हो। देन उसके बाद देखिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर, क्योंकि बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मैं अगर मान लीजिए मैं फाइनल ईयर के अंदर हूँ, मेरा अभी तक एमए कंप्लीट नहीं हुआ है या मास्टर्स डिग्री के अंदर मैं प्रीवियस ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया और फाइनल का मेरा रिजल्ट आना बाकी है, मेरा एग्जाम होना बाकी है, या मैं फाइनल ईयर के अंदर हूँ, क्योंकि देखिए एग्जाम तो एवरी 6 मंथ्स एग्जाम हो रहा है एनटीए की तरफ से। तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो एनटीए आपको ये परमिशन देता है कि आप अपने फाइनल ईयर के साथ, यानी कि जैसे आप एमए कर रहे हैं तो एमए प्रीवियस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइनल ईयर अगर एमए है आपका तो एमए फाइनल के साथ अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, हो सकता है आपने एग्जाम भी नहीं दिया हो, तो परस्यूइंग कैंडिडेट के रूप में या आप एपरिंग कैंडिडेट के रूप में भी जो है आप इस एनटीए के इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने समय समय पर क्वालिफाई भी किया है, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। अब एग्जाम जब आपका क्लियर हो जाता है या आपकी आप नेशनल या आपने नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया यानी आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया, तब क्या होगा, तो तब ये होगा आपका कि आपको मास्टर्स डिग्री जो है आपकी वो आपको समय रहती है, यानी कि आपका एनटीए का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी जो है आपको अगले 2 साल का एक ग्रेस पीरियड मिलता है, एक ऐसा समय मिलता है जहां पर आप अपनी मास्टर्स डिग्री को भी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि तब तक आपका वैलिड रहेगा। तो 2 साल तो खैर बहुत होते हैं, क्योंकि हो सकता है बाई चांस है ना भाई, आपने एग्जाम दिया फाइनल ईयर के अंदर, हो सकता है किसी पेपर में आपकी बैक लग गई, आपने इधर तो एपरिंग लिख दिया और आपको मालूम चला भाई एमए के अंदर आप जो है बैडली यानी कि अनलकीली जो है आप जो है इसके अंदर फेल हो गए, तो आपको 1 साल मिला। देन उसके बाद दूसरा साल भी है, तो आपके पास अधिकतम 2 वर्ष का समय है। एनटीए का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो गए तब भी आपके पास 2 साल का समय आप कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि आप काम कर सकते हैं। देन उसके बाद देखिए मैंने आपको लिखा परस्यूइंग कैंडिडेट के रूप में आप काम कर सकते हैं। आपको इसमें क्या लिखा, विद इन 2 ईयर्स, ये साफ साफ नियम लिखे हुए कि आपके पास 2 साल है, उस 2 साल के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। और लिखा हुआ कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपेयर इन द सब्जेक्ट फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली, यानी कि आप केवल उसी सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम दे पाएंगे भाई जिसके अंदर आप पीजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मैं एमए तो हिस्ट्री के अंदर कर रहा हूँ और मैंने नेट जो है ज्योग्राफी के अंदर दे दिया या किसी और सब्जेक्ट के अंदर दे दिया, तो वो बात नहीं चलेगी ना भाई। एनटीए इतना कंसिडर कर रहा है या यूजीसी आपको इतना कंसिडर कर रही है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट है ना। तो ईमानदारी रखनी है और केवल वही काम करना है कि जिसमें आप एमए कर रहे हैं उस ही सब्जेक्ट के अंदर जो है आपको अपना फॉर्म फिल करना है और उसी के अंदर जो है आपको नेट के लिए आप एलिजिबल है। जिसमें आपने एमए नहीं करा तो आप प्लीज़ जो है वो काम आप नहीं करें, क्योंकि आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और वो जेन्युइन बात भी बिल्कुल नहीं है, तो आपको वो काम नहीं करना। तो ये तो मैंने एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी थी, जहाँ पर आप ये चीज़ें आप देख सकते हैं। नाउ देखिए इसके बाद कुछ और चीज़ें मैं आपको एलिजिबिलिटी, एक एज लिमिट की बात जो बार बार लौट कर आती है, क्योंकि देखिए जेआरएफ को लेकर बहुत सारे लोग कंसर्न है। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों के अंदर साफ साफ तौर पर देखिए एक ही एग्जाम हो रहा है, जेआरएफ के लिए भी वही एग्जाम हो रहा है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वही एग्जाम हो रहा है। आपको लगता है कि भाई मैंने एमए कर लिया और अब मैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज के अंदर मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। आपको सिंपली यूजीसी एनटीए नेट की तैयारी करनी है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम जैसे आपने क्वालिफाई किया, नाउ यू आर एलिजिबल। अब ये तो अलग बात है भाई, ये तो आपकी किस्मत की बात है कि कब यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट निकलती है, कब कॉलेज के अंदर रिक्रूटमेंट निकलता है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं, जो भी उनका प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, लेकिन यू आर फुल्ली एलिजिबल। अगर आपने नेट क्लियर नहीं करा है या आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर आप ये सपना जो है आप कम से कम एटलीस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ तो आप भूल जाइए कि आप बिना नेट के आप वहाँ पर आपकी एंट्री नहीं है आपकी, तो नेट के बाद ही आपकी वहाँ पर एंट्री स्टार्ट होगी। प्राइवेट कॉलेजेस अगर कंसिडर करते हैं तो दैट्स ओके, लेकिन हाँ नेट का सपना अगर आपका है और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो डेफिनेटली आपको नेट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। 2 चीज़ें, दोनों के लिए मैंने आपको एक ही एग्जाम बताया, चाहे हम जेआरएफ की बात करेंगे या हम असिस्टेंट प्रोफेसर। तो एज लिमिट जब आती है तो यहाँ पर देखिए भाई जिनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी कोई देयर इज़ नो अपर एज लिमिट, यानी कि आप जीवन में कभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं,
है ना। ऐसा नहीं भाई मैं 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, या आपको भाई आपको ना कभी भी ऐसा लगता है लाइफ के अंदर कि भाई नहीं मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, चाहे आप 50 साल के, आप 60 साल के हो गए, आपको लगता है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो यूजीसी एनटीए नेट का आप एग्जाम दीजिए। नेट क्वालिफाइड नहीं है तो, अगर क्वालिफाई है तो वो आपके लाइफ लॉन्ग में, आपने जीवन में एक बार कर लिया तो उसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना जो भाई ऐसा लगता है कि 2 साल की वैलिडिटी, 2 साल बाद जो उसकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है जहां पर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, अब आपको जो है किसी प्रकार का लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हैं। प्लस दूसरी बात कि अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, यानी कि आप जेआरएफ एग्जाम एक ही होगा, एक ही एग्जाम से 2 मेरिट्स बनेगी आपकी, है ना, क्योंकि जेआरएफ की मेरिट अलग बनेगी और ये तो ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। यानी कि जेआरएफ की मेरिट की बात करूंगा तो जैसे मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर कट ऑफ 60% है तो जेआरएफ का आप ये मान के चले कि ज़्यादा नहीं, आप +5% मान ले, 65, इतना ही फर्क रहता है और कुछ नहीं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, हर सब्जेक्ट के अंदर अगर मान लीजिए नॉर्मल कट ऑफ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का 60 है तो जेआरएफ का +5%, इतना 5% मैक्सिमम डिफरेंस रहता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता। तो जेआरएफ के लिए लिखा हुआ, जेआरएफ के लिए एज लिमिट कितनी है तो 30 ईयर्स। अगर यार 30 साल अगर आपका सपना है, अभी भी आपको लगता है कि नहीं मुझे जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप करनी है या मुझे पीएचडी करनी है, मैं रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ लेकिन सरकारी खर्चे पर, भाई मुझे गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप दे, स्कॉलरशिप भी काफ़ी अच्छी आती है, अप्रोक्सीमेट मुझे पता है 28 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलती है, और शुरू के आपको 2 साल तक तो आपको जेआरएफ मिलती है, देन उसके बाद जो आपको एसआरएफ मिलती है यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो ऐसे 2 और 3 मिला के कुल मिला के जो है 5 साल का आपका टारगेट है। तो लोग जितने भी हैं जो रिसर्च करने वाले तो अपनी रिसर्च को एक्सटेंड भी करते हैं, कई बार जो है 5 साल तक सरकार आपको जो है पैसा देती है, कम से कम 20-25 लाख रुपए खर्च करती है और सरकार, है ना। तो आपको करना कुछ भी नहीं, आपको रिसर्च करनी है, आपको पूरा दिल लगाकर जो है अपनी शोध के अंदर काम करना होता है। तो बहुत अच्छा सौदा है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका एकेडमिक कैरियर जो है वो चमक जाता है। भाई सीधी सी बात है, आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, आपके रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं और आप कंप्लीटली आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो बाय डिफॉल्ट, ऐसा नहीं है कि मैं जेआरएफ क्वालिफाई हो गया तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, बाय डिफॉल्ट अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो गए तो मैंने आपको बताया ना, तो जेआरएफ के लिए अब जब फॉर्म भरते हैं ना तो करना क्या होता है, जब आप फॉर्म भरते हैं उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि भाई मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है, मुझे जेआरएफ के लिए करना है या मुझे बोथ करना है। तो आप जब भी फॉर्म भरें इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि अगर आप जेआरएफ की एज लिमिट में अगर आप आते हैं, यानी कि 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, बोथ वाले पे टिक करना है। किस्मत है ना साहब, है ना, हो सकता है कि आप वो जो एग्जाम दे रहे हैं उसी के अंदर अलग से तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप क्लियर कर ही लेंगे, लेकिन अगर आपकी किस्मत लक आपका अच्छा है तो उसी एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जेआरएफ की मेरिट के अंदर भी आप आएंगे तो आपका जेआरएफ भी आपको क्वालिफाई हो सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया, हम लोगों ने इस पर जो हमने काम किया था। अभी जो जून का हमारा एग्जाम का रिजल्ट है 50 प्लस, यानी कि 50 से प्लस ज़्यादा लोग जो है उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर किया और 14 लोग जो है जेआरएफ क्वालिफाई है। सो अल्टीमेटली देखिए, चैनल मैंने डेडिकेटेडली आपके लिए टारगेट नेट जेआरएफ, हमारे चैनल का नाम ही ये हमने और केवल इसलिए बनाया कि आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें आपको बता दी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, और एज लिमिट वाली बात जो है मैंने आपके 2 सवालों का जवाब यहाँ पर दिया। तो आज की क्लास का देखिए मैं आपको सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर आपको देने की कोशिश करूँगा। एक जो फीस की बात आप करें ना, फीस की बात भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फीस की भाई बार बार सवाल आता है कि सर फीस कितनी, तो देखिए फीस के बारे में ये करंट नोटिफिकेशन है और ये जो वीडियो अब मैं बना रहा हूँ किस्मत से देखिए लाइकली आज मैं आपको बता दूँ। सो टुडे, आज की जो डेट है वो भी आपके 17 जनवरी है, और आज जो अभी जो एग्जाम हो रहा है, यानी कि एवरेज देखिए साइकिल तो यहाँ पर चलते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, आप एक इजीली देखें। 29 दिसंबर से फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए और कब तक होंगे तो 17 जनवरी 2023, तो आज 17 जनवरी, आज शाम को 5 बजे तक भाई आप फॉर्म जो है आप फिल करना चाहें आप कर सकते हैं। कल 18 जनवरी जो है आपको यहाँ पर रात को 11:50 तक जो है आपको फीस डिपॉजिट करने की फैसिलिटी भी यहाँ पर रहेगी। अच्छा, फीस कितनी है तो मैं आपको बता दूँ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1100 रुपये है, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो आप 550 हैं, और देन उसके बाद एसटी एससी या आप पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल जो है डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए 275 रुपये फीस है। तो फीस देखिए यहाँ पर जनरल के लिए तो देखो खैर ज़्यादा ही रहेगी फीस, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा बाकी एसटी एससी ओबीसी के लिए जहाँ रिजर्वेशन में छूट है वहाँ पर फीस में भी आपको एक बेनिफिट है, दे सकते हैं आपको, और एग्जाम देना चाहिए। अगर आपका सपना है, ख्वाब है, आपको लगता है कि ये काम करना है तो आप ये काम, तो फीस के बारे में ये सारी की समस्त जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। यूजीसी एनटीए नेट की वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा हुआ है https://UGCNTA.NIC.in के ऊपर आपको समस्त ऑफिशियल जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकती है, आपको मिलती है। एवरी 6 मंथ्स आप यहाँ पर देखेंगे तो ये समस्त जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सो एज क्राइटेरिया हो गया, मैंने आपको फीस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, 2 चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। नाउ इंपॉर्टेंट देखिए,
नेक्स्ट आपका एग्जाम में होता क्या भाई, एग्जाम देखिए सीधी सी बात है, ऑनलाइन मोड के अंदर एग्जाम होता है ना। तो अब ये तो हो गया, पहले होता था भाई आपको OMR शीट वाला कॉन्सेप्ट होता था, पेंसिल लेके जाते थे, गोले लगाते थे, कभी गलत हुए थे, कभी क्या चीज़ें। अब तो कम्प्लीटली आपका ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया है, आपको ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होगा, 2 पेपर आपके होंगे, है ना एग्जाम के अंदर। क्लियर है, 2 पेपर मतलब 2 पेपर मतलब एक ही होगा, 2 सेक्शन होंगे आपके। 2 सेक्शन के अंदर कौन कौन से, तो आपको यहाँ पर मैंने एग्जाम स्कीम भी आपको दिखाई, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। ओके, सो पेपर 1 पेपर 2 बोलते हैं इसको। सो आपका अब तो कंबाइन एक साथ ही एग्जाम होता है, आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, तो उसके अंदर 2 सेक्शन को बोलते हैं पेपर बोलते हैं, एक ही बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो पहला फर्स्ट पेपर 1 यानी कि जो पार्ट 1 है, इसको पेपर 1 कहें या पार्ट 1 के, एक ही बात है। पार्ट 1 जो आपका कितना 100 मार्क्स का है, और क्वेश्चन कितने हैं 50, यानी कि हर क्वेश्चन कितने 2 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के 2 अंकों का एक सवाल आपको मिलता है, तो 50 तो यहाँ हो गए आपके। और सब्जेक्ट का जो पार्ट है वो आपका कितना 200 यानी कि 100, यानी कि आपको देखें परसेंटेज कितना है, तो 1:2 का रेशियो है आपका, है ना। यानी कि आपके 50 क्वेश्चन जो है आपके जनरल पेपर के हैं आपके, यानी कि जिसको हम लोग पेपर 1 कहते हैं। तो पेपर 1 जो है आपका ये 50 आपको फ्री मिलेगा भाई हमारी तरफ से ना, आपको यहाँ पर फ्री है, फ्री आपको 100% फ्री मिलेगा आपको यूट्यूब के ऊपर, समझ सारी क्लासेस आपको मिलेगी, कर सकते हैं। पेपर सेकंड जो है आपका वो 100 मार्क्स का, यहाँ पर कम से कम 80 से 90 सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट है, 90 सब्जेक्ट की, वो आपको एनटीए की साइट पे मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट के अंदर आपने पीजी किया हुआ ना, आप उस सब्जेक्ट के अंदर नेट का एग्जाम देना चाहें दे सकते हैं, वहाँ पर सिलेबस भी मिलेगा, समस्त चीज़ें आपको सब्जेक्ट वाइज है ना। आपको लगता है आपको मुझे हिस्ट्री में करना है, ज्योग्राफी में करना है, मुझे इकोनॉमिक्स में करना है, मुझे हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, वॉट एवर, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने पीजी कर रखा, आपने एमए, एमएससी या एमकॉम कर रखा, वो आपका सेकंड फर्स्ट पेपर के लिए भाई हम जिम्मेदारी लेते हैं। आपके फर्स्ट पेपर जो है इस चैनल पे आपको 100% कंप्लीटली यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, और मिल रहा है लगातार हमने इस चैनल के ऊपर रोजाना डेली बेसिस के ऊपर जो हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी, आपको समझ जानकारी आपको मिलती रहेगी। सो दिस इज अच्छा, एक सबसे अच्छी बात ये भी, नेट के अंदर अभी तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो सवाल आपका पूछते हैं ना बार बार कि भाई नेगेटिव है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन मोड में है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। तो भाई कितनी अच्छी बात है ना भाई, कंप्लीटली क्या, देखिए 3 घंटे का पेपर आपका होगा, ओके, 180 मिनट आपको मिलेंगे, और किसी तरह के सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है नो नेगेटिव ना, तो कोई नेगेटिव मार्क्स आपके नहीं है। तो आप, सबसे अच्छी बात है, किस्मत को आप आजमा सकते हैं, और बहुत अच्छा मौका जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें आप, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप की तरफ जाना चाहते हैं, या आप केवल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एवरी 6 मंथ्स, और ये साल तो देखिए 2023 है, तो 2023 तो एक लकी ईयर आपके लिए, गोल्डन ईयर साबित होने वाला है। रीजन बिहाइंड दैट कि जितने मेरे साथी हैं जो एनटीए नेट की तैयारी करें, उनको पता है कि पिछले 2 बार से, यानी कि 2020-21 और 21-22 की मैं अगर बात करूँ, तो जहाँ पर 2-2 एग्जाम होने चाहिए, वहाँ पर साल में केवल एक एग्जाम हुआ आपका। तो समस्या ये रही कि पैंडेमिक सिचुएशन थी, कोरोना का काल था, तो ऐसी चीज़ें, लॉकडाउन वाला सिस्टम सारा कुछ था, सब कुछ पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई, तो यहाँ से सब कुछ, यानी कि इवन एनटीए भी डिस्टर्ब हुआ, और एनटीए समय से एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट नहीं करवा पाया। लेकिन 2023 आपका पहला एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी एंड या मार्च के अंदर, ये जो आपको शेड्यूल मैंने आपको बताया ना, जिसका फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है, यानी कि 17 जनवरी, तो आप देखिए अगले 1 महीने बाद जो है आपको एग्ज़ाम की डेट मिलने वाली है, एग्जाम आपका हो जाएगा। देन अगला एग्जाम जो है जून 2023 का है, जून 2023 की भी डेट्स आ चुकी है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम जो है, नेक्स्ट साइकिल जो आपका, वो जनवरी या दिसंबर साइकिल काउंट होगा, या हो सकता है दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 वाले साइकिल, यानी कि अल्टीमेटली उसके अगले 6 महीने बाद। तो अभी तो आपको 1 महीने बाद, अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है और हो सकता है शायद आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो आज आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये उम्मीद है कि ये डेट भी शायद 1-2 दिन थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन खैर हम तो अभी तो यही मानते हैं भाई एक्सटेंड नहीं हुई, तो अभी तक तो खैर आज का दिन जो है वो लास्ट है, हम इसको फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी आपके पास जून का भी चांस है, और ये अगले इस साल में जो है भगवान करे जो आप 3 एग्जाम, जो 3 चांस आपको मिलेंगे, तो मैक्सिमम लोग जो है एनटीए नेट का जो एग्जाम जो है यहाँ पर आपको क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन। कुछ और जानकारी मैं आपको इसके बारे में और भी देना चाहूँगा। देखिए इसके अलावा देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, तो ये कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, देन उसके बाद एक मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर बना रखा है कि अगर जनरल कैंडिडेट है तो आपको कितना है 40% तो आपको एग्जाम में मिनिमम लेकर आना ही है, अगर नहीं करेंगे तो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, और रिजर्व कैटेगरी में है तो कितना होगा 35% आपको लेकर आना। देन उसके बाद, ये तो पहली शर्त हो गई कि भाई इतना तो आपको स्कोर करना ही है। देन उसके बाद इतना स्कोर करने के बाद नेक्स्ट ये है कि कैसे होगा भाई, जितने भी लोग एग्जाम देंगे, तो एग्जाम में मिनिमम तो हो गया आपका, अगर 40% से नीचे डिसक्वालीफाई है अगर जनरल कैंडिडेट है, और 35% से नीचे अगर ST/SC कैंडिडेट है तो डिसक्वालीफाइड ना। उसके ऊपर अब जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, जैसे मान लीजिए 1000 लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्जाम दिया,
तो उसमें से जितने भी टॉप 6% के लोग हैं, यानी कि मेरिट बनेगी, जितने लोगों ने एग्जाम दिया, भाई 1000 लोगों ने एग्जाम दिया, या ऐसा भी होता है कई बार जैसे 1000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसके अंदर से 600 700 या 800 लोगों ने एग्जाम दिया, तो जितने भी कैंडिडेट एग्जाम के लिए एपर होंगे उनमें से सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई उनमें से जितने 40% या 35% कैटेगरी में जितने नीचे हैं वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए, जितने क्वालिफाइड लोग बचे हैं उनमें से टॉप 6%, तो जितने भी टॉप 6% को है उनको ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, सिस्टम उनको क्या करता है, क्वालिफाइड मान लेता है। ओके, तो ऐसा ही जेआरएफ के लिए भी होता है, और ऐसे ही यानी कि जिन लोगों ने दोनों के लिए फॉर्म भरा है उनकी एक अलग मेरिट बनेगी टॉप 6% की, और ऐसे ही एनटीए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2 मेरिट बनती है। तो टॉप 6% आमतौर पर देखा गया है कि जो सब्जेक्ट है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर रहता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो रेयर सब्जेक्ट जिसमें 45 या 50 पे ही जो है कट ऑफ खत्म हो जाती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जैसे कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है तो 70-75% तक भी मेरिट जाती है, कट ऑफ जाती है। तो ये आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और प्रीवियस रिजल्ट्स को भी आप देख सकते हैं। अल्टीमेटली देखिए यहाँ पर टॉप परसेंटेज वाली जो बात है वो अपने आपको बता दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैंने उसके बाद लिखा ओनली 6%, मैंने लिखा ना ओनली 6% द कैंडिडेट हु क्लियर द नेट शैल बी, उनको क्या माना था, एलिजिबल माना था, और अवार्ड उनको ई सर्टिफिकेट जो है अवार्ड हो जाता है, एंड दिस ई सर्टिफिकेट इज वैलिड लाइफ टाइम। देखिए एक बहुत अच्छी बात मैंने आपसे कही थी और ये आपको मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि द वैलिडिटी ऑफ यूजीसी नेट ई सर्टिफिकेट इज लाइफ टाइम, यानी कि आपको बार बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, आपने एक बार कर लिया, देखो लाइफ सेट हो सकती है, और लाइफ सेट होने के लिए आज के इस दौर में ये चीज़ें ज़रूरी हैं, समय के साथ ये चीज़ें बनती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भाई और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे मेरा दे रखा है, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल वही है जो हमारे इस यूट्यूब चैनल का नाम है, तो टारगेट नेट जेआरएफ करेंगे आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन के ऊपर लोगो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ लिख रखा है मैंने, सो दिस इज, ये मेरा टारगेट नेट जेआरएफ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है। ओके, दैट टारगेट नेट जेआरएफ, ये टेलीग्राम चैनल दे रखा है, सो दिस इज लोगो। तो यूट्यूब और लोगो में दोनों अगर आप चाहेंगे तो आप इस टारगेट इस आपको नाम से या इसी लोगो से आप लोगो पहचाने, टी आपको दिख रहा है यहाँ पर, सो दिस इज, ये पहचाने। आप अगर मुझे टेलीग्राम पे आप भेजेंगे तो वहाँ पर आपको जो है डेफिनेटली और भी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर कोई सवाल आपके मन में है या अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके भी आप लिख सकते हैं, यार आपको कोई भी जानकारी मुझसे चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा ना लाइफ सेट होने वाली, लाइफ क्यों सेट होने वाली, तो देखिए यहाँ पर आपने शायद देखा होगा, सोचा भी होगा, या अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना, भाई देखो 2 चीज़ें हैं, मैंने आपको बताया भाई जेआरएफ बने तो वैसे ही लाइफ सेट हो गई। क्यों सेट हो गई कि 5 साल तक जो है आपको जेआरएफ और एसआरएफ मिलाकर जो है 5 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है, कम से कम 20-25 लाख रुपए सरकार आपके ऊपर खर्च करती है ताकि आप रिसर्च कर सके। तो आपको एक तो आपकी पीएचडी हो गई, डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट होगी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको इजीली आपको एडमिशन दे देती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड है तो। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो भैया आपके घर चल कर आती है ना, आपको खुद कॉल करती है कि भाई आप जेआरएफ है तो आप आ जाइए, आप हमारे यूनिवर्सिटी से जो आप यहाँ पर पीएचडी कर लीजिए। तो आपको जेन्युइन तरीके से जो आपको पीएचडी करनी होती है, तो जेआरएफ में तो लाइफ ऑलरेडी सेट है। मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई कर लिया तो अब आप जहां कहीं पर भी, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपको इंटरव्यू में आपको अपेयर होना होता है, और डायरेक्टली जब आप क्वालिफाइड है उस चीज़ के लिए आप एलिजिबल है तो काम कर सकते हैं। तो पहले देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जो वर्तमान में आपका पे स्केल चल रहा है, मैं आपको बता दूं, वर्तमान में गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तब भी आपको देखिए, और गवर्नमेंट है तब भी देखिए, तो आप देखिए 6000 AGP इन पेमेंट ऑफ 15,600 से लेके 39,100, यानी कि अप्रॉक्सीमेट जो है आप लग जाए। और अगर आप एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो यार कम से कम मिनिमम जो है आपकी 1 लाख रुपए सैलरी कहीं नहीं गई। देन उसके बाद प्रमोशन के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप जो पे बैंड आपको लगता है यहाँ पर 9000 AGP के साथ जो है 37,400 से लेकर 67,000 का। और फाइनली अगर आप जब प्रोफेसर बन जाते हैं तो अभी 10,000, यानी कि इट इज़ द हाइएस्ट, यानी कि आपकी कम से कम 2 लाख रुपये से ऊपर जो है आपकी सैलरी होती है। तो ये भाई लाइफ में मज़े हैं और आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन देख मज़े आप लोगों को दिखते हैं, जब आप बन जाएंगे ना तो लोगों को दिखेगा भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है ना, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है वो आप लोग जानते हैं। तो आपको मेहनत करनी है। तो डेफिनेटली अगर आपकी सोच में है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई मुझे नेट करना है, मुझे जेआरएफ करना है, या मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, सो दिस इज़ द प्लेटफॉर्म में जहाँ पर मैंने आपको जानकारी दी है, और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपको ये समझ जानकारियाँ आपको मिले। दिस इज़ ए राइट प्लेस, एक राइट चैनल है जहाँ पर हमने कोशिश करी आपको कि ये समझ जानकारी मैं आपको दे सकूँ। ओके, सो दिस इज़, मैंने आपको एग्जाम का तरीका बता दिया, मैंने आपको एज लिमिट के बारे में बता दिया, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूजीसी एनटीए नेट क्या है, तो मैंने इसकी जानकारी आपको देने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ देखिए ये समस्त जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होगी। और भी कोई सवाल अगर आपके हैं कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हमारी तरफ से जो है डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर नेट और जेआरएफ की समस्त जानकारी जो है आपको मिलती है। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस। इस वीडियो में इतने, अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।